ये कहानी एक खूबसूरत से जंगल की है। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करता था। उसी जंगल में टूनी और टोना नाम की दो चिड़िया रहा करते थे। एक दिन सुबह सुबह टूनी टोना का छवि यानी चित्र लेकर रोते हुए कहती है, टोना टोना जी, यदि आज आप जिंदा होते तो मुझे इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। टोना, मुझे छोड़कर तुम ऐसे क्यों चले गए? एक बात जानते हो टोना जी, मुझे अब दूसरे के घर में जाकर काम करना पड़ता है। अब मैं इस घर में अकेला बच गया हूँ टोना जी। अभी बात करने का समय नहीं है टोना जी, मैं अभी काम पर जा रही हूँ। इस प्रकार टूनी टोना का छवि रखकर घर से निकल जाती है। एक दिन टूनी घर आते हुए एक जगह रुककर अपने आप से कहती है, अब मैं ऐसे जीवन जीकर क्या करूँगी? अपना हाल मैं किसे सुनाऊं? और जंगल के सारे पक्षियां भी मेरा काफी अपमान करता है। हे सृष्टिकर्ता, मुझे सहन शक्ति दे। टूनी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहां पर दो हंस आ जाता है। तभी टूनी हंस से कहती है, तुम दोनों ऐसे रोते हुए कहाँ जा रहे हो हंस? आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाते? यही पास के जंगल में दुष्ट सियार रहता है, समझे हंस भाई? सियार को आने दो ना टूनी बहन। ऐसे जीवन जीने से तो अच्छा है कि सियार मुझे खा दे। जब मेरी माँ ने ही मुझे घर से निकाल दिया है तो मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा है ना टूनी बहन? मालिक घर से बाहर निकाल दिया, मगर क्यों? मालिक को मुझसे रोज रोज अंडा चाहिए और अभी हम दोनों के अंडे देने का कोई उम्र नहीं हुआ है। ये मालिक समझे तब ना। ये तो मालिक समझना ही नहीं चाह रहा है, इसलिए हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है। अभी हम दोनों जाए तो कहाँ जाएं और करे तो क्या करे? तुम ही बताओ टोनी बहन। तुम दोनों को कहीं नहीं जाना होगा हंस। आज से मेरे ही घर में रहोगे। आज से तुम दोनों का मैं ही मालिक हूँ। मैं प्यार से तुम्हें सोना और तुम्हें रूपा कहकर पुकारूंगी। अभी मेरे साथ मेरे घर पर चलो। यदि तुम्हें भी हम दोनों ने अंडे नहीं दिए तो पुराने मालिक की तरह आप हम दोनों पर अत्याचार तो नहीं करोगे ना टोनी बहन? एकदम नहीं। मैं अपने संतान जैसा तुम दोनों से प्रेम करूंगी। चलो मेरे साथ चलो। फिर टूनी अपने साथ सोना और रूपा को लेकर अपने घर जाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी सोना और रूपा का काफी आदर करती है। एक दिन सुबह सुबह रूपा और सोना अंडे देती है। यह देखकर टूनी चिड़िया कहती है, अरे वाह सोना और रूपा, तुम दोनों तो बड़ी हो गई हो। अब दोनों को ज्यादा मात्रा में भोजन की जरूरत है। तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं तुम दोनों के लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। टूनी मम्मा, हमने तो खाना खा लिया, अभी हम दोनों नदी से होकर आते हैं। टूनी वह अंडा बेचकर काफी मालदार हो जाती है। टूनी चिड़िया का तरक्की देखकर दुष्ट कौवा को लालच हो जाता है और कहता है, अरे टोनी तो इस हंस का अंडा बेचकर काफी मालदार होती चली जा रही है ना? चाहे जैसे भी हो, टोनी से ये हंस मुझे चुराना ही पर होगा और उसका अंडा बेचकर टोनी से भी ज्यादा मैं मालदार हो जाऊंगा। हा 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 हा। सोना रूपा, तुम दोनों बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाना। मैं ये अंडा बाजार से बेच कर आती हूँ। मेरे आने पर ही तुम दोनों नदी की तरफ जाना, ठीक है? टूनी अंडे से भरा टोकरी लेकर बाजार की तरफ जाने लगती है। तभी दुष्ट कौवा सोना और रूपा के पास पहुंच जाता है। तुम मेरे मालिक से भेंट करने आए हो क्या कल्लू अंकल? मेरा मालिक तो अभी अंडा बेचने गया हुआ है, तुम अभी अपने घर जाओ, ठीक है कल्लू अंकल? क्या हुआ, आप क्यों नहीं जा रहे हैं कल्लू अंकल? तुम कुछ कहना चाहते हो क्या कल्लू अंकल? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे मालिक से कोई लेना देना भी नहीं है। असल में मुझे तुम दोनों से लेना देना है। मैं तुम दोनों को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ, समझे? मतलब ये क्या बोल रहे हो कल्लू अंकल? तुम्हारी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मेरा मालिक अगर जान गया तो तुम्हें बहुत नुकसान पहुँचाएगा। रूपा, इस दुष्ट कौवे से दूर ही रहो, मुझे ये तो दुष्ट लग रहा है। तुम्हारा मालिक तो ये जान ही नहीं पाएगा तो मुझे सजा कैसे देगा? हा 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 हा। फिर सोना और रूपा वहां से भागने लगता है और कहता है, सोना, जल्दी से भागो, कहीं जाकर हम दोनों को छुपना होगा, नहीं तो दुष्ट कौवा हम दोनों को पकड़ लेगा।
कहाँ भागोगे रूपा और सोना? रुक जाओ, तुम दोनों रुको, नहीं तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। सोना और रूपा भागता ही चला जा रहा था और इधर एक पंडित ध्यान करते हुए कह रहा था, इस घर में मुझे कहीं से लाकर 2 हंस को रखना होगा, फिर मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा। हा 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 हा। जाता हूँ और अभी हंस पकड़ कर लाता हूँ। दोनों हंस भागता हुआ कर पंडित का घर देख लेता है और कहता है, सोना, ये देखो घर, चलो उसी घर में जाकर छुप जाता हूँ। दुष्ट कौवा के भाग जाने पर फिर हम दोनों वहाँ से चले जाएंगे। चलो, जल्दी चलो। फिर दोनों हंस रूपा और सोना पंडित के घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और उधर तांत्रिक पंडित कहता है, मुझे तो हंस भी नहीं मिला, अभी मैं अपने घर चला जाता हूँ, फिर कल सुबह हंस खोजने निकल जाऊंगा। फिर तांत्रिक पंडित अपने घर के अंदर जाता है। तू घर के अंदर सोना और रूपा को देखकर मानो पंडित के पैरों तले से जमीन खिसक गया है। फिर हिम्मत जुटाता है और हंस से कहता है, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसे मैं जंगल जंगल ढूंढ रहा था वो तो मेरे घर में है। पंडित जी, हम दोनों ने यह समझा ही नहीं था कि ये आपका घर है। असल में हम दोनों ने दुष्ट कौवे से बचने के लिए आपके घर में पनाह लिया है। मुझे जाने दीजिए पंडित जी। मैं भला तुम्हें कैसे जाने दूं? मैं तो तुम दोनों का बलि चढ़ाकर शक्तिशाली बन जाऊंगा। उधर से दुष्ट कौवा आते हुए पंडित का घर देखकर कहता है, अरे यहाँ तो पंडित के घर के अलावा और कुछ नहीं है। इसका मतलब हंस इसी घर में छुपा है। अब कहाँ बचकर निकलोगे सोना और रूपा जी? मैं खिड़की से अभी देखता हूँ कि हंस के अलावा और कोई है भी या नहीं। अरे ये तो तांत्रिक का घर है और ये दोनों अनजाने में मुसीबत में फंस गया है। चाहे जैसे भी हो, मुझे यहाँ से रूपा और सोना को सुरक्षित निकालना होगा, नहीं तो ये तांत्रिक इसे नुकसान पहुँचा सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो मेरा अमीर बनने का सपना तो सपना ही बनकर रह जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। तभी दुष्ट कौवा एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और जोर से पंडित के सर पर मार देता है और पंडित वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। फिर दुष्ट कौवा घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तभी रूपा दुष्ट कौवा से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कल्लू अंकल। मैं तो तुम्हें दुष्ट समझ रहा था, लेकिन आपने तो हमें जीवन दान दिया है, जीवन दान। आप तो कितने अच्छे हैं कल्लू अंकल, जो तुमने मुझे पंडित से बचाया है। एहसान कैसा? मैं तो तुमसे सोने का अंडा लेने और टूनी के जैसा मालदार होने के लिए मैंने तुम्हारी जान की रक्षा की है। अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। फिर दुष्ट कौवा रस्सी के माध्यम से रूपा और सोना हंस को बांध देता है और अपने घर की ओर लाने लगता है। कल्लू अंकल जी, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होगी। छोड़ दो ना कल्लू अंकल। चुप हो जा रूपा और सोना, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहीं जान से मार दूंगा। चुपचाप मेरे साथ चलो। उधर दुष्ट कौवा हंस को पकड़ कर ले जा रहा था और इधर टूनी चिड़िया पूरे जंगल में रूपा और सोना को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही थी और कहती जा रही थी, सोना, रूपा, तुम दोनों कहाँ चले गए हो? मैं तुम दोनों के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। जहाँ कहीं भी हो मेरे पास आ जाओ। हे सृष्टिकर्ता, रूपा और सोना जहाँ कहीं भी हो तुम उसकी रक्षा करना और मुझे सोना और रूपा के पास पहुँचा देना। अरे टूनी, तुम ऐसे रोते हुए कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? फिर टूनी बंटी कबूतर को सारी बातें खुलकर बताने लगती है और बंटी सुनने के बाद कहता है, अरे मैं तो सोना और रूपा को दुष्ट कौवे के पास अभी देख कर आया हूँ। कौवा उसके गले में रस्सी बांधकर ले जा रहा था और मैंने कारण पूछा तो कौवे ने कहा कि तुमने उसे बेच दिया है। नहीं नहीं बंटी जी, कौवे ने तुमसे झूठ बोला है। मैंने सोना और रूपा को नहीं बेचा है। सोना और रूपा भी रो रहा था। बहुत हुआ दुष्ट कौवे का अत्याचार, अब नहीं सहेंगे। चलो टूनी बहन, पुलिस स्टेशन चलते हैं और दुष्ट कौवा को पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर टूनी और बंटी कबूतर पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट लिखाते हैं। फिर टूनी पुलिस को लेकर दुष्ट कौवा के घर पर पहुंच जाता है। तुमने भला पुलिस को मेरे घर क्यों लेकर आया है टूनी?
मेरा सोना और रूपा को पकड़ कर लाया है, इसीलिए। कमीना, नालायक, दुष्ट, आज तुम्हारा अत्याचार का अंतिम दिन होगा। ऑफिसर, इसे पकड़ कर ले जाइए ताकि ये जेल की चक्की पीस सके। ये कमीना इससे पहले भी कई बार ऐसी हरकत किया है। फिर पुलिस दुष्ट कौवे को पकड़कर ले जाने लगता है। फिर टूनी सोना और रूपा से कहती है, सोना और रूपा, अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। अब मैं आ गई हूँ, चलो अपने घर चलते हैं। फिर टूनी सोना और रूपा को लेकर अपने घर आने लगती है और फिर से वही सभी खुशियों भरा जीवन जीने लगता है। ये कहानी एक आलसी कौवे की है। एक दिन आलसी कौवा अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। तभी उसकी पत्नी गौरी कौवी कहती है, क्या बात है जग्गू जी, तुम ऐसे अभी तक क्यों सो रहे हो? तुम आज भी काम पर नहीं जाओगे क्या जग्गू जी? तुम मुझे ऐसे रोज रोज परेशान मत करो गौरी। तुम यहाँ से जाओ और मुझे आराम से सोने दो। मैं कल काम पर जाऊंगा, आज नहीं। समझी गौरी कि मुझे समझाना पड़ेगा। तुम्हारा ये रोज रोज कल का नाम सुन करके तो मेरा कान पक गया है। घर में कुछ खाने को नहीं है। अगर आज काम पर नहीं गए तो मैं तुम्हें आज मजा चखा कर ही दम लूंगी। न जाने पापा तुम जैसे आलसी कौवे के साथ मेरी शादी ही क्यों कराया है। ये तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम में ऐसा क्या खूबी पाया। अगर आज तुम काम पर नहीं गया ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। आज मैं तुम्हें ये अंतिम चेतावनी दे रही हूँ। नहीं नहीं गौरी, तुम मत जाओ, मैं भी काम पर जाता हूँ। जाओ, मेरे लिए थोड़ा सा खाना लेकर आओ। अच्छा ठीक है, मैं भी खाना लेकर आती हूँ। तुम पहले हाथ मुंह धोकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर आलसी कौवा खाना खाकर जंगल की ओर चला जाता है और अपने आप से कहता है, गौरी भला इतना चंचल क्यों हो गई है? मेरा काम करने का मन नहीं करता है और वह बोलती रहती है काम पर जाओ, काम पर जाओ। धत तेरी की, गौरी ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है। इधर जग्गू काम की तलाश में जंगल जंगल घूम रहा था। तभी पास के दो केले के पेड़ रो रो कर कह रहे थे, मैं भी यहीं पर मर जाऊंगा क्या? मैं प्यास की वजह से तड़प रहा हूँ। मुझसे ये कष्ट अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ना ही कोई पक्षी दिखाई दे रहा है। हे सृष्टिकर्ता, मेरी रक्षा के लिए किसी को भेजिए। दीदी, वो देखो कोई चिड़िया आ रही है। हम उसी पक्षी से सहायता मांगकर देखते हैं। ओ कल्लू भाई, हम बहुत परेशान हैं। प्लीज आप मेरी सहायता करो। कौन है जो मुझसे सहायता की गुहार लगा रहा है? लेकिन मैं तो किसी को नहीं देख पा रहा हूँ। मेरे सामने आओ। अरे मैं यहाँ हूँ कल्लू भाई, केले का पेड़। मुझे बहुत प्यास लगी है। तुम मुझे अपने घर ले जाकर पानी पिलाओ ना कल्लू भैया। अरे केले का पेड़ बात कर रहा है? मतलब ये कोई साधारण केले का पेड़ नहीं है, ये तो जादुई केले का पेड़ है। मैं इन दोनों केले के पेड़ को अपने घर ले जाऊंगा और अपने खेत में रोपकर इससे सोना और चांदी मांगूंगा और मैं वह सोना बेचकर मैं काफी मालदार हो जाऊंगा। हो 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 हो। क्या हुआ कल्लू भाई, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? शांत हो जाओ केले का पेड़, मैं तुम्हें अपने घर जरूर ले जाऊंगा। फिर आलसी कौवा केले का पेड़ अपने कंधे पर लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है और अपने घर के आंगन में रोपकर उसमें पानी डालता जाता है। फिर कौवा अपने घोंसले में आकर सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह दुष्ट कौवा केले के पेड़ के पास आता है तो देखता है कि जादुई पेड़ केले से भरा पड़ा है। फिर दुष्ट कौवा कहता है, अरे इसमें इतना जल्दी केला कैसे फल गया? कहीं ये सपना तो नहीं देख रहा हो ना? नहीं कालू कौवे, तुम बिल्कुल सही देख रहे हो, लेकिन एक शर्त है। यदि तुम ईमानदार बनकर रहोगे तो तुम मालदार हो जाओगे और यदि ऐसा नहीं किया तो ये केला ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। ठीक है केले का पेड़, मैं समझ गया। अब मैं चोरी के करीब भी नहीं भटकूंगा, मैं तुझसे वादा करता हूँ। फिर ईमानदार कौवा पेड़ से केले तोड़ता है और उसे ले जाकर मार्केट में बेच देता है।
इस प्रकार ईमानदार कौवा मालदार हो जाता है। ईमानदार कौवा अपने साथ गौरी कौवी, मिट्ठू तोता और कबूतर को जंगल ले जाता है और ये ऐलान करता है, सभी जंगल के पक्षियों सुनो, कल सुबह जंगल के सभी पक्षियों को मेरे घर पर आमंत्रित है, अतः आप सभी मेरे घर पहुंचकर धन्यवाद का अवसर देंगे। ये ऐलान करके ईमानदार कौवा अपने घर आ जाता है और दूसरे दिन सुबह सुबह जंगल के सभी पक्षियां कौवे के घर पर आ जाता है। फिर कौवा भोजन परोसता है और सभी पक्षियों को खिलाता है। फिर ईमानदार कौवा कहता है, देखो दोस्तों, अब मैं तुम्हारी तरह ईमानदार बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम सभी पक्षियों को इकट्ठा किया है ताकि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित तुम सभी के सामने कर सकूं। मैंने जंगल के सभी पक्षियों को बहुत कष्ट पहुँचाया है। बस फिर क्या था, कौवा कान पकड़कर उठक बैठक करने लगता है। इतने में टूनी चिड़िया कहती है, बस करो कालू भाई, तुमने अपनी गलती स्वीकार किया, यही हम सभी पक्षियों के लिए बहुत बड़ी बात है। ये कहानी रामपुर के जंगल की है। उस जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा गांव था। उस गांव में एक छोटू कौवा रहता था। वह छोटू कौवा अक्सर रामपुर के जंगल में जाता और आम के पेड़ से खेलता। वह उस पेड़ पर चढ़ता और आम तोड़कर खाता और फिर नीचे आकर नींद की झपकी लेता। छोटू कौवा को आम के पेड़ के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता, तो उस आम के पेड़ को भी खुशी होती। अब छोटू कौवा उस आम के पेड़ के साथ रोज नहीं खेलता, क्योंकि अब वो छोटा नहीं रहा, अब तो वो कालू कौवा हो गया। इसलिए अपने परिवार का ख्याल रखने लगा। एक दिन कालू कौवा घूमते घूमते आम के पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ दुखी था। आम का पेड़ कालू कौवा को देखकर बोला, चलो बेटा कालू कौवा, अब मेरे साथ खेलो, तुम अपना भी और मेरा भी दिल बहलाओ। पेड़ की बात सुनकर कालू कौवा बोला, अब मैं कोई छोटा नहीं रहा, अब मैं कालू कौवा हो गया। मेरी एक पत्नी गोरी है और बेटा जिसका नाम चिंटू है, उसके लिए दाना ढूंढने जाना है। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कहीं से खरीद लूं। तुम्हारे साथ खेलने का मेरे पास टाइम नहीं है। कालू कौवा की बात सुनकर आम का पेड़ बोला, मुझे माफ करना कालू बेटे, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, तुम जितना चाहो आम तोड़ सकते हो और उसे बाजार में बेचकर पैसे कमा सकते हो। आम के पेड़ की यह बात सुनकर कालू कौवा मुस्कुराने लगता है। बस फिर क्या था, कालू कौवा आम तोड़ता जाता है और फिर उसे टोकरी में भरता जाता है। टोकरी भर जाने के बाद कालू कौवा उसे लेकर मार्केट की ओर रवाना हो जाता है। कालू कौवा बाजार से जब घर पहुंचता है तो शाम हो चुकी होती है, इसलिए अपने परिवार के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह आम का पेड़ कालू कौवा का इंतजार करने लगा। जब कालू कौवा नहीं पहुंचा तो आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया था। कुछ सालों के बाद कालू कौवा फिर से उस आम के पेड़ के पास आया तो आम का पेड़ खुश हुआ और बोला, कालू बेटा, अरे चलो आओ मेरे साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे बीबी बच्चे हो गए हैं, मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है, हमें एक घर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कौवे की बात सुनकर आम का पेड़ बोला, मुझे माफ करना मेरे कालू बेटे, तुम्हें देने के लिए तो मेरे पास घर नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाएं काट कर अपना घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही कालू कौवा ने कुल्हाड़ी से आम के पेड़ की सारी शाखाएं काट डाली और उस शाखा को लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया। शाखाएं कट जाने के बावजूद आम का पेड़ खुश था, परंतु कालू कौवा उसके बाद नहीं आया।
पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद कालू कौवा गर्मियों के दिनों में फिर से उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ बेटा, चलो मेरे साथ खेलो। नहीं, मैं अब कमजोर हो गया हूँ और मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायन करना है। तो मुझे वोट दे सकते हो? कालू कौवा की बात सुनकर आम का पेड़ बोला, मेरे तना का इस्तेमाल करो और जाकर वोट बनाओ, फिर तुम नौकायन को जाके खुश रह सकते हो। बस फिर क्या था, कालू कौवा ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और फिर उसने नौकायन बनाया और नदी में चलाना आरंभ किया। फिर बहुत सालों तक वहां वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन कालू कौवा वापस आया। कालू कौवा को देखकर आम का पेड़ बोला, मुझे माफ करना मेरे कालू बेटे, परंतु तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आम तो कभी के खत्म हो गए। पेड़ की बात सुनकर कालू कौवा बोला, कोई बात नहीं, अब मेरे तो दांत भी नहीं है आम खाने के लिए। कालू कौवा की बात सुनकर पेड़ बोला, अब तुम्हारे खेलने के लिए शाखाएं भी तो नहीं है, पर अब मैं भी बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। शाखाओं पर चढ़ने के लिए मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। बस मरने वाली जड़ ही है मेरे पास। इतना बोलकर आम का पेड़ रोने लगा। अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं खड़े खड़े थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। कौवे की बात सुनकर पेड़ बोला, तो फिर तो अच्छा है। पेड़ की जड़ें आराम के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। कालू कौवा आम के जड़ में बैठा तो आम का जड़ खुश हुआ और वो रोने लगा। पेड़ का रोना देख कालू कौवा ने कहा, मैं कितना स्वार्थी और मतलबी हो गया था। आम का पेड़ भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करो। तुमने मुझे जीवन भर देता ही रहा, पर मेरे पास खेलने के लिए वक्त ही ना रहा। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बस जीवन भर देते ही रहता है और इंसान उस बात की कद्र तक नहीं करता। पेड़ हमें छांव और फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं, पर हम इंसान उसे बेरहमी से अपने फायदे के लिए उसे काट देते हैं और वापस उन्हें कुछ भी नहीं देते। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो ना लगाएं, लेकिन कम से कम उन्हें काटो मत। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टोना के साथ रहा करती थी। सर्दियों का मौसम था। एक दिन टोना अपनी पत्नी टूनी से कहता है, अंडे की मम्मा, ठंड काफी बढ़ गई है। न जाने किस समय हमारे अंडे में से बच्चे निकल आए। ऐसी ठंड में हमारे बच्चे को गर्म रखने के लिए सूखी लकड़ियों की जरूरत होगी। हाँ, आप सूखी लकड़ियाँ लेकर आएं, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाना। मैं ये चाहती हूँ कि जब हमारे अंडे में से बच्चे बाहर आएं, तो हम दोनों अंडे के पास हों। फिर टोना आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां लेने जंगल की ओर रवाना हो जाता है। पापा चिड़िया उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक पेड़ के पास कुछ गेहूं का दाना नजर आता है। गेहूं के दाने देखकर पापा चिड़िया लालच में आ जाता है। वो वहां उतरता है, मगर वहां तो एक शिकारी का जाल था। फिर पापा चिड़िया बुरी तरह उस जाल में फंस जाता है। मम्मा चिड़िया अपने पति का इंतजार कर रही थी। फिर जब काफी देर हो जाती है तो मम्मा चिड़िया परेशान होकर कहती है, अब तक तो अंडे के पापा को आ जाना चाहिए था। ऐसा सोचते हुए मम्मा चिड़िया अपने पति को ढूंढने निकल जाती है।
घने जंगल में जाते हुए मम्मा चिड़िया की नजर अपने पति पर जाती है, जो एक जाल में फंसा हुआ था। ये कैसे हुआ? आप तो सूखी लकड़ियाँ लेने जंगल आए हुए थे। दूर रहें टोनी, आप इस जाल से दूर रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इस जाल में फंस जाओ। ऐसे मुश्किल में मैं भला आपको कैसे छोड़ सकती हूँ जी? मैं आपको बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। फिर चिड़िया अपने पति को जाल से बाहर निकालने की कोशिश करती है। मम्मा चिड़िया को मालूम ही नहीं होता है कि उसका पाँव फंस जाता है। फिर दूर से भागता हुआ शिकारी वहाँ आ जाता है और कहता है, आज तो मेरी किस्मत ही जाग गई। दो चिड़िया फंस गई है मेरे जाल में। इंतजार करने का तो मजा ही आ गया। फिर शिकारी मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को जाल से निकालकर उसे एक पिंजरे में कैद कर लेता है। हमें छोड़ दें, आप हमें जाने दें। हमारे अंडे से बच्चे निकलने वाला है। आप हम दोनों में से एक को छोड़ दें। हमारा बच्चा जब अंडे में से निकलेगा तो उसके पास कोई भी नहीं होगा। ऐसे हमारे बच्चे बहुत परेशान होंगे। शिकारी जी, कृपया करके हमें छोड़ दें। चिंता ना करो, जैसे मैंने तुम्हें पिंजरे में कैद किया है, ठीक ऐसे ही एक दिन मैं तुम्हारे बच्चे को भी पकड़ लूंगा। हा 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 हा। फिर शिकारी अपने घर की तरफ हाथ में पिंजरा लिए लौट जाता है। उस जालिम को जरा सा भी उस चिड़िया पर दया नहीं आती। फिर कुछ देर के बाद अंडा टूट जाता है और उस अंडे में से एक छोटी सी चिड़िया बाहर निकलती है। वो इधर उधर देखती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरे मम्मा पापा कहाँ चले गए? शायद मेरे लिए दाना लेने गए होंगे। मुझे तो उसके आने का इंतजार करना होगा। जब मेरी मम्मी पापा आएंगे तो मैं उन्हें छुपकर डरा ही दूंगी। और इधर दुष्ट कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी से कहता है, गौरी, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से टोनी के घर जाओ और जाकर कम से कम वहाँ से 2-4 दाने ही लेकर आओ। कालू, उनके घर में भी बच्चा आने वाला है। ना जाने चिड़िया मुझे दाना देगी भी या नहीं। अगर दाना ना दे तो वापस आ जाना, पहले जाओ तो सही। फिर गौरी अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के घर में दस्तक देती है। मम्मा पापा आ गए, मम्मा पापा आ गए। मगर मैं तो छोटी हूँ, दरवाजा कैसे खोलूंगी? दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। मम्मा पापा, मैं कैसे दरवाजा खोल सकती हूँ? आप खिड़की के रास्ते से अंदर आ जाएं। ये आवाज तो टोनी का नहीं है। फिर गौरी खिड़की के रास्ते टूनी चिड़िया के घर के अंदर चली जाती है। आप तो मेरी मम्मा नहीं है, क्या आप मेरी नानी हैं? नहीं नहीं बच्चे, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। क्या पड़ोसी अच्छे होते हैं? छोटे पक्षियों को तो खाते नहीं है ना? नहीं बेटी, पड़ोसन बहुत अच्छे होते हैं। आप अकेले घर में। मिट्ठू तोता शिकारी को जाते हुए देख लेता है। चिड़िया और उसके पति तो पकड़े गए। बहुत बुरा हुआ उस चिड़िया के साथ। फिर तोता वहाँ से भागता है और इधर गौरी टूनी चिड़िया की बेटी से कहती है, मैं इस चिड़िया को साथ ले जाती हूँ। जब इसके मम्मा और पापा आएंगे तो इसे ले आएंगे। चलो आओ बेटी, मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर गौरी कौवी छोटी चिड़िया को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाती है। तभी गौरी के घर तोती पहुंचकर कहती है, गौरी गौरी, दरवाजा खोलो, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ मिट्ठू, तुम मुझे क्यों आवाज दे रहे हो? गौरी, चिड़िया और उसके पति को शिकारी पकड़ कर ले गया है। छी मिट्ठू, आहिस्ता बोलो। उसके अंडे से अभी अभी एक बेटी निकली है। मैं उसे अपने घर ले आई हूँ। अगर उसे मालूम हुआ तो रोने लग जाएगी। फिर गौरी कौवी कालू कौवा को घर से बाहर बुलाती है। मिट्ठू ने देख आया अपनी आँखों से, चिड़िया और उसके पति को शिकारी पकड़ कर ले गया है। आप कुछ करो न जी। मिट्ठू, वो शिकारी किस तरफ गया है?
पश्चिम इंसानों की बस्ती की ओर गया है वो शिकारी। गौरी, तुम टूनी के बच्चे का ध्यान रखना। मैं और मिट्ठू इंसानों के बस्ती की ओर जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना कालू जी। फिर कालू कौवा और मिट्ठू तोता इंसानों की बस्ती की ओर जाने लगते हैं। आंटी, मेरी मम्मी और पापा कहाँ हैं? मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेटी, आपके मम्मा और पापा आपके लिए गर्म स्वेटर लाने गए हैं। वो आपके लिए बहुत सुंदर सा स्वेटर लेकर आएंगे। फिर गोरी कौवी आग जलाकर छोटी बच्ची को गर्म करने की कोशिश करती है। और इधर मिट्ठू और कालू इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। वो इधर उधर उड़ते हैं। फिर उसे एक घर में चिड़िया और उसके पति एक पिंजरे में कैद नजर आते हैं। वो रहे हमारे दोस्त, वो रहे। फिर कौवा और मिट्ठू वहां जाते हैं। अपने दोस्तों को देखकर पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया के जान में जान आती है। चिड़िया, आपके अंडे में से बच्चा निकल आया है। आप चिंता ना करें, वो मेरे घर में है। कालू भैया, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? कालू भैया, मेरे अंडे में से बेटा निकला है या बेटी? बेटी, एक बहुत सुंदर सी बेटी निकली है आपके अंडे में से। हम कितने बदकिस्मत हैं। जब हमारे अंडे से बच्चा निकला तो हम में से कोई भी उसके पास नहीं था। फिर शिकारी उस तरफ बढ़ता है। उसे देखकर कौवा और तोता पेड़ के आड़ में छुपकर बैठ जाता है। मिट्ठू, किसान की पत्नी बहुत दयालु है। हमें उस इंसान की पत्नी के पास जाना चाहिए। वही हमारे दोस्त को इस जालिम शिकारी से आजाद करवा सकती है। फिर कालू और मिट्ठू इंसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, चिड़िया और उसके पति को शिकारी ने पकड़ लिया है। मर जाएगा माँ जी, उनकी छोटी सी बेटी मर जाएगी अगर उन्हें शिकारी ने नहीं छोड़ा। तभी किसान की पत्नी कहती है, ये इंसान बहुत जालिम है। अपने थोड़े से फायदे के लिए पक्षियों के जिंदगी से खेलते हैं। वो छोटा सा बच्चा अपनी मम्मा और पापा को ढूंढ रहा है। फिर किसान की पत्नी उनके साथ जाती है। शिकारी, ये चिड़ियों का जोड़ा तुम मुझे बेच दो। ये सुनकर शिकारी बहुत खुश हो जाता है। फिर किसान की पत्नी मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को आजाद करवा लेती है। आप सब मेरे साथ मेरे घर आए, फिर वापस जंगल चला जाना। फिर वो सब दोस्त किसान के पत्नी के घर जाते हैं। वो उन्हें गर्म कपड़े देती है। माँ जी, आपका ये उपकार हम सारी जिंदगी याद रखेंगे। ये स्वेटर अपने बच्चे के लिए है। जाओ और जाकर अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहो। फिर वो सभी वापस जंगल उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चे को देखने के लिए बेचैन थे। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। फिर गोरी सामने पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वो सब घर में जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मम्मा, मेरा गर्म स्वेटर कहाँ है? मैंने बहुत देर तक इंतजार किया आपका। अब हम आ गए हैं ना बेटी, हमेशा आप ही के साथ रहेंगे। अगर आप सब हमारी मदद ना करते तो आज हम में से शायद कोई जिंदा ना होता। टूनी बहन, हम पड़ोसी हैं आखिर आपके, ये तो हमारा फर्ज था। बस अब एक बार अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर खिला देना हमें। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, अरे ओ गोरी, मेरे लिए आलू का पराठा बनाकर रखना। मुझे बहुत पसंद है आलू का पराठा।
जो हुक्म कालू जी, और भी कुछ बता दें मैं वो भी बना दूंगी। मैं जैसे आपकी कोई नौकरानी हूँ, है ना कालू? अरे ओ गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी पत्नी हो और तुम्हें तो मेरे लिए भोजन बनाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए आलू का पराठा बना दूंगा। और कुछ? ऐसा बोलकर कालू कौवा अपने खेत में काम करने चला जाता है और गोरी अपने आप से कहती है, गोरी अब लग जाओ काम पर। अब कालू जी की फरमाइश पे उनके लिए आलू का पराठा बनाओ। गोरी कौवी भी आलू लेने बाजार की ओर रवाना हो जाती है कि तभी उसे रास्ते पर टूनी चिड़िया मिल जाती है। क्यों गोरी, आज तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो? आखिर क्या बात है? अरे आज मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए इस पेड़ पर आकर बैठ गई हूँ। और मेरी जिंदगी में तो आराम ही नहीं लिखा है, क्योंकि अभी घर जाकर कालू जी के लिए आलू का पराठा जो बनाना है और घर की सारी सफाई भी मुझे ही करनी है। मैं तो ये सब करते करते बूढ़ी हो जाऊंगी। नौकरानी से भी ज्यादा बुरी जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। बहुत अफसोस गोरी, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। सही में टूनी चिड़िया, वाकई तुम्हारी जिंदगी में तो बहुत ही मजे है, क्योंकि तुम्हारे पति ने तो 2 शादियां की हुई हैं और तुम दोनों सौतन तो मिलकर घर का सारा काम कर लेती होगी आसानी से। हाँ गोरी, मेरा नाम ही तो टूनी है, मैं काम क्यों करूँगी? मैं तो अपना घर का सारा काम अपने सौतन लाडो से करवाती हूँ। बहुत डरा कर रखा हुआ है मैंने उसे। पता है, जब से मेरे पति ने दूसरी शादी की है, मुझे तो बहुत आराम मिल गया है। मैं बस सारा दिन घर में आराम करती हूँ और मेरी सौतन घर की सारी सफाई करती है। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी गोरी कौवी अपने आप से बोलती है, अरे वाह, इस टूनी चिड़िया की तो जिंदगी कितनी अच्छी गुजर रही है। क्यों ना मैं भी कालू जी की दूसरी शादी करा दूं और अपनी सौतन से घर का सारा काम करवाऊं। फिर मेरी जिंदगी भी इस टूनी चिड़िया के जैसी हो जाएगी। मैं सारा दिन आराम करूंगी, आराम, और अपनी सौतन से काम करवाऊंगी। आने दो कालू जी को, आज रात को ही बात करती हूँ कालू जी से। ऐसा बोलकर गोरी वहां से अपने घर की ओर चली जाती है कि तभी रात हो जाती है और कालू कौवा भी अपने घर आ जाता है और अपने पत्नी से कहता है, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट पराठा बनाई हो, खाने में तो मजा आ गया गौरी जी। कालू जी, भोजन को छोड़ो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनो कालू जी। अच्छा बोलो तो सही, आखिर बात क्या है? मैं सुन तो रहा हूँ। आप सारा दिन कितना काम करते हैं कालू जी, और कितनी सारी मेहनत भी करते हैं, पर मैं आपका अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पाती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लो, ताकि आपकी 2 पत्नियां मिलकर आपकी अच्छी तरह ख्याल रख सकेंगे। ये बात कालू कौवा सुनकर मन ही मन तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वैसे गौरी जी, मेरा तो मन नहीं है दूसरी शादी का, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए जल्द से जल्द एक सुंदर सी कौवी ढूंढती हूँ। ऐसा बोलकर गोरी कौवी कालू के लिए एक सुंदर सी कौवी ढूंढने निकल जाती है। गोरी कौवी कुछ दिनों के बाद गोरी कौवी एक सुंदरी कौवी को घर पर लेकर आती है। तभी सुंदरी बोलती है, मुझे सुबह सुबह अपने घर पर क्यों बुला कर लाए हो? क्या बात है? तभी गोरी कहती है, देखो सुंदरी कौवी, मैं बात घुमा फिरा कर नहीं करने वाली हूँ। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे पति कालू जी से शादी करना चाहोगी? तुम्हें तो पता ही है मेरे कालू जी कितने अमीर हैं और उनका अपना एक बड़ा सा घर भी है, और तो और उनका एक बड़ा खेत भी है। ये सुनकर सुंदरी कौवी सोच में पड़ जाती है और मन ही मन बोलती है, अरे वाह, यही तो अच्छा मौका है, इससे तो मैं जरूर शादी करूंगी। मुझे मंजूर है गौरी जी, हम दोनों मिलकर रहा करेंगे इस घर में।
तभी गोरी मन ही मन बोलती है, बेटा एक बार तो आ जाओ अपने घर में, फिर बताऊंगी कि कैसे रहते हैं। चलो सुंदरी कौवी, आज मैं तुम्हें जंगल की अच्छी से सैर करवाती हूँ। कालू कौवा सुंदरी कौवी को जंगल की सैर कराने ले जाता है और तभी बंटी कबूतर गोरी के पास आ जाती है। अरे गोरी कौवी, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम भला कालू कौवा की दूसरी शादी क्यों करवा रही हो? तुमने सोचा नहीं कि शादी के बाद कितनी मुश्किल होगी? बंटी तुम्हें पता नहीं है शायद, गोरी कौवी कभी भी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करती। मैं तो कालू कौवा की दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगी। ठीक है गोरी कौवी, बस मेरा काम तो समझाना था, बाकी तुम्हारी मर्जी। फिर कह देती हूँ मैं तुम्हें, बाद में बहुत पछताओगे। ऐसा बोलकर बंटी कबूतर वहां से चला जाता है और कालू कौवा तो बस सारा दिन सुंदरी कौवी के साथ घूमता रहता था और बस भोजन के लिए अपने घर आता था। फिर एक दिन गोरी सुंदरी से बोलती है, जल्दी जल्दी काम करो सुंदरी, इसके बाद खाना बनाना है। मैं कर तो रही हूँ काम, बस आप गुस्सा ना करें, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। हाँ, अगर कोई काम गलत भी किया तो बहुत ज्यादा मारूंगी तुम्हें। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा घर आता है और बोलता है, गोरी उठो, कहाँ खो गई हो तुम? मैं कालू बोल रहा हूँ। हाँ कालू जी, मैं तो बहुत हसीन सपना देख रही थी जो कि बस बहुत जल्द पूरा होने वाला है। सपने बाद में देखना, अभी मुझे भोजन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है गोरी। हाँ भोजन लाकर देती हूँ। अभी मुझे टूनी चिड़िया के पास जाना है और उसे मुझे शुक्रिया कहना है। तभी गोरी कौवी टूनी चिड़िया के घर जाती है। तभी गोरी कौवी टूनी के घर पर देखती है कि उसे घर का सारा काम करवा रही थी। तुमने गोरी कौवी को मेरे बारे में क्या कहा था कि मैं घर का सारा काम करती हूँ और तुमने मुझे अपना नौकर बनाकर रखा हुआ है? बताओ ना, यही कहा था ना तुमने उसे? मुझे माफ कर दो, मैं तो गोरी कौवी के सामने अपनी बड़ाई कर रही थी। ये सब बाहर से गोरी कौवी सुन रही थी। तभी गोरी बोलती है, हाय रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? इस टूनी चिड़िया ने तो मुझसे भी झूठ बोला था। कहीं कालू जी की शादी के बाद भी सुंदरी कौवी मेरा हाल इस टूनी चिड़िया जैसा ना कर दे। नहीं, मैं अभी जाकर मना कर देती हूँ सुंदरी कौवी को, कोई शादी वादी नहीं होगी कालू कौवा से। ये कहकर गोरी कौवी सुंदरी के पास जाने लगती है। सुंदरी कौवी और उसका भाई बैठे हुए बातें कर रहे थे। भाई, मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कालू कौवा को काबू में कर रही हूँ, और वो जो उसकी पत्नी है ना गोरी कौवी, वो तो बहुत ही निहायत बेवकूफ है। वो गोरी कौवी को तो मैं शादी के बाद बताऊंगी कि घर का सारा काम कैसे करते हैं। सारा घर का काम करवाऊंगी उससे। और भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घोंसले की रोजाना सफाई उससे करवा दिया करूंगी। ये सब सुनकर तो गोरी कौवी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। तभी गोरी कौवी सुंदरी के पास जाकर बोलती है, दुष्ट कौवी, मुझे अपना नौकर बनाओगी तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और हाँ, तुम्हारी कोई शादी वादी नहीं होगी कालू कौवा से। आई बड़ी मेरी कालू कौवा से शादी करने। ऐसा कहकर गोरी कौवी वापस अपना घर चली जाती है। और इधर टूनी और उसका भाई बंटी अपने खेत में बैठकर बातें करते हैं। तभी टूनी बोलती है, बंटी भैया, इस बार जानकारी मिली है कि मौसम बहुत अच्छा रहेगा, तो इस बार हमें अपने खेत में क्या बोना चाहिए? टूनी, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हमें क्यों ना अंडे की खेती करनी चाहिए। इन दिनों बहुत अच्छी होती है अंडे की खेती। हाँ बंटी भैया, आप सही कह रहे हैं, अंडे की खेती ही सही रहेगा। लेकिन हर बार हमारी फसल जब तैयार होती है तो कालू और गोरी चुरा कर ले जाते हैं।
हाँ टूनी, वो दोनों कभी मेहनत नहीं करना चाहते, बस हमेशा चोरी ही करते हैं। परंतु इस बार हम उन्हें चोरी नहीं करने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए कबूतर भैया, वे दोनों चोरी के बिना नहीं मानेंगे। ऐसे दोनों बातें करते करते अपनी फसल बोने लगते हैं। और उसमें पानी देने लगते हैं। ऐसे शाम हो जाती है और उधर गोरी अपने घर में कालू से बोलती है। कालू जी, हमें बताइए कि इस बार टूनी चिड़िया अपने खेत में क्या बोई है। गोरी, मैं अभी अभी ये सुनकर आया हूँ कि वो इस बार अंडे की फसल बोने वाली है। अंडा? वाह, अंडा तो मेरा पसंदीदा भोजन है। इस बार तो मौज कर दे, जी भर के अंडा खाऊंगी। फिर कुछ दिनों के बाद उनका अंडा का पेड़ बड़ा होकर उसमें अंडे भी आ जाते हैं और खेत में अंडा लहराने लगते हैं। बंटी भैया, अब हमारी फसल पककर तैयार हो गई है। आप बताइए कि उन दोनों दुष्ट पति पत्नी के बारे में क्या सोचा है। टूनी बहन, उनके बारे में सोचना क्या है। दिन में तुम खेत की रखवाली करना और रात के समय मैं रखवाली करूंगा। फिर देखते हैं कि वे हमारे खेत में कैसे चोरी करेंगे। ऐसा कहकर बंटी कबूतर अंडा बेचने वहां से चला जाता है और टूनी अपनी फसल का ध्यान रखती है। और उधर गौरी अपने घर पर कालू से बोलती है। चलें कालू जी, मुझसे सूखा दाना और नहीं खाया जाता। टूनिया और बंटी तो अंडा बेचने बाजार चले गए होंगे। नहीं नहीं गौरी, बस वो कबूतर ही बाजार गया है और टूनी तो वही अपनी फसल के पास बैठी हुई है। अब तो वो टूनी भी वहाँ से चली गई होगी। कालू जी, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों घर से निकल जाते हैं। और अंडे की फसल के पास आ जाते हैं, लेकिन टूनी को वहां बैठा देखकर दूर किसी एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मैंने कहा था ना गौरी, टूनी अभी अपनी फसल के पास ही है, वो कहीं नहीं गई। हाँ कालू जी, हम यहीं पर बैठकर इसके जाने का इंतजार करते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों टूनी के जाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन टूनी वहां से कहीं नहीं जाती। लगता है आज फिर से सूखा दाना ही खाना पड़ेगा। कालू जी, हम रात को जरूर आएंगे और ढेर सारे अंडे चुरा कर ले जाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं और रात भी हो जाती है। तभी रात में बंटी अपने खेत की पहरा देने लगते हैं। तभी गौरी और कालू भी वहां आ जाते हैं। कालू जी, ये क्या हुआ? रातों को भी गंदी आँखों वाला बंटी खेत की देखभाल करता है। गौरी जी, इस बार तो चोरी करने का इरादा ही तो बदल लीजिए। ये दोनों कड़ी नजर रख रही है इस बार अपने खेत पर। चुप कर जाओ कालू जी, अंडा तो मैं खा कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब सुनो, मैं जैसे कहती हूँ आप वैसा ही करना। ऐसा कहकर गोरी कौवी कबूतर के पास चली जाती है और कहती है। हे गंदी आँखों वाले कबूतर, तुझे नींद नहीं आती क्या? तू रात में भी जाग रहा है, काली शक्ल वाली गोरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे खेत में? तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे काली कहने की? आज तक मुझे किसी ने काली नहीं कहा, अभी तुझे बताती हूँ। ऐसा कहकर गोरी कबूतर पर हमला कर देती है। दोनों में खूब डटकर लड़ाई हो रही थी। इधर कालू भी जल्दी जल्दी अंडा तोड़कर वहां से भाग जाता है। बस कर कबूतर, अब और कितना लड़ोगे? मेरा तो सर ही फूट गया। मेरी आंख में जो तूने ये घूंसे मारे हैं उसका क्या? मुझे तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
सुबह अच्छे से इलाज करा लेना, वरना अंधा हो जाएगा। यहाँ पर खेत की पहरा दो, गंदी आँखों वाले बंटी। ऐसा कहकर गौरी वहां से चली जाती है। कुछ समय के बाद घर पहुंच जाती है और कालू अंडा खा रहा था। अरे बस कर जाओ कालू जी, सारे अंडे तुम ही खा जाओगे क्या? नहीं नहीं गौरी, आपके लिए भी रखे हैं अंडे, मगर ये आपके सर पे क्या? ये तो खून निकल रहा है, लगता है ज्यादा मार लगा दी बंटी ने। ये कहकर कालू कौवा हंसने लगता है। क्या बात है बंटी, वाह! अरे चुप कर बेशरम कौवा, एक तो तूने अंडा खा लिया है और ऊपर से तुम हंस भी रहा है। मैंने भी खूब पीटा है उस बंटी को, आँख पे मारा है मैंने उसके, ठीक से वो देख भी नहीं पा रहा है, गंदी आँखों वाला बंटी। फिर वे दोनों अंडा खाकर सो जाते हैं। अगले सुबह टूनी अपने खेत पर जाती है और बंटी से बोलती है, बंटी भैया, आपकी हालत ये कैसे हुई? आपकी आंख पर तो ये बहुत चोट लगी है। फिर कबूतर टूनी को सारी बातें बताता है। बंटी भैया, आपको तो सब कुछ पता है उस शैतान गौरी के बारे में, फिर आपने उससे क्यों लड़ाई की? मुझसे सुना नहीं गया टूनी, मैंने भी सर फोड़ दिया उस गोरी का, खून निकाल दिया मैंने उसकी तो। ऐसा कहकर बंटी कबूतर अपना इलाज कराने चला जाता है। उधर गौरी कौवी का सर भी फटा हुआ था। गौरी, क्या हम लोग भी इस तरह अंगूर खाया करेंगे? नहीं कालू जी, अब मुझे लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कबूतर को वैसे भी ठीक तरीके से दिखाई नहीं देगा और वो टूनी तो रात को अपनी बच्चियों के साथ रहती है। और इधर टूनी भी एक चील के पास पहुंच जाती है और वह उसे कालू और गौरी की सारी बातें बताती है। तू चिंता ना कर टूनी, मैं उस गोरी को अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा। आज रात के बाद वो चोरी करना ही भूल जाएगा। और फिर रात हो जाती है और इधर कालू और गौरी अंडा चुराने निकल जाती है और खेत पहुंचकर गौरी बोलती है, देखा कालू जी, मैंने जैसा बोला था ठीक वैसे ही हो रहा है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो गौरी, अब हम जल्दी जल्दी से ढेर सारा अंडा तोड़ लेते हैं। जैसे ही गौरी अंडा तोड़ती है, चील वहां पर पहुंच जाता है और कालू और गौरी पर हमला कर देता है। उन दोनों की खूब पिटाई करता है। अरे रुक जाओ चील जी, हमें माफ कर दो, आज से हम चोरी नहीं करेंगे, रुक जाओ। कौवा की बात सुनकर चील रुक जाता है। हाय हाय, मर गई रे कालू जी, ये चील कितना मारा है मुझे, इस चील ने तो मेरा पंख ही तोड़ दिया, अब मैं कैसे उड़ पाऊंगी कालू जी। काली गौरी, तुम कभी उड़ नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हारा पंख ही तोड़ दिया मैंने। और कालू, तुम पर तो मेरा पूरा विश्वास है, तू अकेला चोरी कर ही नहीं सकता। ऐसा कहकर कालू और गौरी वहां से भाग जाते हैं और चील भी वहां से चला जाता है। कालू और गौरी घर पर चोरी न करने की कसम खाते हैं।